नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बचाने के उपाय। इस समय कटहल के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्रदेश के किसान भाई खेती बाड़ी में जी तोड़ मेहनत करके फसलों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और आजकल ओलावृष्टि और पाला पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसके लिए कोई ठोस कदम न उठाने पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप इन प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ JS नाथावत से। किसान जब खेती के लिए तैयार होता है, उससे पहले किसान को अपनी जो है वो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे जो है ना अपना कार्य करना चाहिए। विशेष तौर से जब प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, तो क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं पिछले साल आई थी या उससे पहले आई, वो भी अपन बोलो किसान को ध्यान रहे। इसके साथ साथ अपन को ये भी ध्यान रहे कि अपन जो है ना वो आगे की जो फसल जो चल रही है उसके बारे में अपन को क्या करना है। हमारे देश में कृषि से 60 से 65% लोग जुड़े हुए हैं और कृषि करने वाले हमारे किसानों के सामने बहुत सी मुश्किलें आती रहती हैं। हमारे जो किसान जागरूक हैं, सही योजना अपनाकर कृषि कर रहे हैं, वो आज सफल हैं। अगर हम फसलों के उत्पादन की बात करें तो इनकी बुआई से लेकर कटाई, मड़ाई और इन्हें सुरक्षित रखने तक कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या होती है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़, सूखा, पाला, ओलावृष्टि। इनसे बचने के लिए किसान प्रयास तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार फसल बीमा योजना भी चला रही है और ये बीमा किसानों को जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए जो किए जा सकते हैं, जैसे कि ये समय पाला पड़ने का है और इससे फसलों को बचाने के कई उपाय हैं जिसे किसान अपना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा के रूप में खड़ी फसल में, जैसे रबी फसल है, तो रबी फसल में प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर अपन देखते हैं कि ओलावृष्टि हो जाती है। ओलावृष्टि जब होती है तो किसान को भारी नुकसान होता है। साथ ही साथ ओलावृष्टि के बाद फसल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके दाने बिखर भी जाते हैं, फसल जो है वो गिर भी जाती है और आंशिक अगर ओलावृष्टि है तो उसमें नुकसान भी नहीं होता, भारी ओलावृष्टि में नुकसान होता है। ओलावृष्टि एक ऐसी आपदा है जिससे किसानों का अधिक नुकसान होना बहुत संभव है। इससे अपनी आर्थिक हानि को बचाने का एक ही उपाय है, फसल बीमा। ये बीमा हर किसान को लेना चाहिए। अगर फसल पर पाला पड़ रहा है तो इससे बचाव के लिए आप कई उपाय अपना सकते हैं। पाला विशेष तौर से जो है ना अपने मैदानी इलाकों में इस मतलब पड़ता है और इसके पड़ने से जो है ना वो भारी नुकसान होता है और एक पूरी की पूरी जो है ना जो अपना गांव का गांव, एक तहसील की तहसील जो है ना इसके चपेटे में आ जाती है। अब अपन को ध्यान रखना चाहिए कि पाला कब, कैसे और किस हिसाब से और कितने बजे कैसे गिरेगा, इसके बारे में जो है ना अपन को पता होना चाहिए। तो साथ अपन ये देखें कि जब भी हवा 5 बजे के करीबन बंद हो जाए, दिन भर हवा चलती रहे, 5 बजे के करीबन हवा बंद हो जाए, तो इस मौसम में
अब निश्चित तौर से शाम को जो है ना वो ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई आज रात को पाला पड़ेगा। पाला जब पड़ता है तो उस टाइम में हवा जो है वो करीब करीब जो है वो हल्की हल्की हवा चलने चालू हो जाती है, जिससे क्या है कि पाला जमने लगता है, उसकी जो बूंदें हैं वो जमने लगती है और जम करके और नीचे जो है ना वो टपकना चालू हो जाती है। इसमें जो नुकसान होता है विशेष तौर से जो दाने जो होते हैं उनमें होता है, जो बिल्कुल दूधिया अवस्था के जो दाने हैं उनमें नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के बाद वो दाने जो है ना बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और काले पड़ने के बाद सिकुड़ जाते हैं और फिर 2, 4, 5, 7 दिन बाद में अपन देखते हैं तो पूरा खेत अपन को जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद सूखा हुआ सा दिखाई देता है। तो अपन इस स्थिति में पहले से ही इसका उपाय करें और उपाय करने के बाद अपन जो है ना ये देखें कि अपन जो है ना वो सुरक्षित अपनी फसलों को बचा के रखें। पाला गिरना एक आम प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें पता रहता है कि कब पाला गिर सकता है और इसके लिए हम जरूरी उपायों को अपनाकर पाले के प्रकोप से फसल को बचा सकते हैं। पाले पड़ने के दौरान अपन को जो है ना उससे पहले की प्री प्लानिंग के तौर पे शाम के समय जैसे गंधक का तेजाब है तो गंधक के तेजाब का अपन स्प्रे कर दें 0.1% में। गंधक का तेजाब मतलब 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक का तेजाब डाल करके स्प्रे कर दें। दूसरा इस साइड में जो है ना धुआं कर दें, तो दक्षिण पश्चिमी इस दिशा में धुआं रखें। अपन एक चीज और भी देखें, अगर सिंचाई प्रबंधन नहीं गया, सिंचाई का विशेष ध्यान देंगे। अगर सिंचाई जिसमें कर दी चीज फसल में उसमें पाले की संभावना कम रहती है। दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं तो उन हवाओं की तरफ अपन जो है विंड वृक्ष जो रोकने वाले जो बड़े बड़े जो पौधे हैं उनको जो है पहले से लगा कर रखें। इसी कड़ी में जो है ना अभी जो पाला पड़ा है इसमें जो है ना सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, इसकी विशेष गिरदावरी जो है वो करवाई जा रही है। इससे क्या है कि अपने जो पाले से हुआ नुकसान का आकलन जो है वो पता चल जाएगा, जिससे सरकार जो भी कुछ हो सकेगी वो किसानों को मदद करेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज भारत में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारी मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी बेझिझक अपना रहे हैं। खासकर छोटे और मझोले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए।
खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है। तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सचर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ़ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वज़न 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। कटहल का उपयोग आमतौर पर लोग सब्जी, अचार बनाने के लिए करते हैं। इसके सेवन से शरीर में कैंसर जैसी कई बीमारियों के खतरे से बचे रहने की संभावना रहती है। इसकी बागवानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके बागों की ज्यादा देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी बागवानी किसानों के लिए काफी मुनाफेदार भी साबित होती है। तो आइए जानते हैं कटहल के बाग में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे से। किसान भाइयों नमस्कार। जो आपको ऐसे फल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिसे कि फल भी कहा जाता है और सब्जी भी कहा जाता है और काफ़ी लोकप्रिय है। यह फल है कटहल।
जिसे कि जैक फ्रूट कहा जाता है, जो कि अधिकतर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जैसे कि अचार वगैरह में होता है। कटहल की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। कटहल के फल को कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार से उपयोग करते हैं, लेकिन सब्जी में इसका स्थान ज्यादा है। इसके बागों की सही से देखभाल करें तो कटहल का अधिक पैदावार ले सकते हैं। कटहल के बारे में निंदाई गुड़ाई भी जैसे सभी फलों में करते हैं, वैसे ही कटहल में भी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के बाद से 1 वर्ष तक पौधों की अच्छी देखरेख करनी चाहिए। पौधों के थालों में समय समय पर खरपतवार निकालकर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। साथ ही पौधों को रोपाई की शुरुआत में कुछ वर्ष तक सर्दी के मौसम में 15 दिनों के अंतराल पर और गर्मी के मौसम में प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर पौधा बड़ा हो गया है तो गर्मी के दिनों में प्रत्येक 15 दिन में तथा सर्दी के मौसम में 1 महीने में सिंचाई करना चाहिए। पोषण प्रबंधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसानों की काफ़ी समस्या होती है कि कटहल में फल नहीं लगते। किसान क्या करता है, कटहल लगा देता है, उसके बाद में उसमें कोई भी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करता है, तो इस कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी आती है और साथ में फलन नहीं आता है। पौधे 10 वर्ष के हो जाएं, तब उसमें 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष जुलाई अगस्त में देते रहना चाहिए। नए पौधों में 3 वर्ष तक उचित ढांचा देने के लिए काट छांट करते रहना चाहिए और कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगाएं एवं ढांचा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि तने पर 2 मीटर ऊंचाई तक किसी भी शाखा को नहीं निकलने दें। उसके ऊपर 3 से 4 अच्छी शाखाओं को चारों तरफ बढ़ने देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे पर 2 तरीके के फूल आते, नर एवं मादा। तो इसमें जो नर फूल है वो झड़ जाते हैं और जो मादा फूल है उससे कटहल बनता है। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कटहल जब भी लगाए उसमें एक पौधा नहीं लगाए, साथ में करीब 2-4 पौधे साथ में लगाए, जिससे कि इसमें परागण हो सके और कटहल इसमें फूल जाए। ऐसे तो कटहल के पेड़ में रोग तथा कीट का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लगने वाला प्रमुख रोग फल सड़न है। ये रोग राइजोपस आर्टोकार्पाई नामक कवक के कारण होता है। इसका प्रकोप फल की छोटी अवस्था में होता है। इसके कारण कटहल के फल सड़कर गिरने लगते हैं और इस रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घुलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। तना छेदक कीट लगता है जो कि तने को नुकसान पहुंचाता है, तना खा लेता है और पौधा कमजोर होकर पौधे को सुखाने लगता है। तना बेधक कीट के नवजात पिल्लू कटहल के मोटे तने एवं डालियों में छेद बनाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में मोटी मोटी शाखाएं सूख जाती हैं एवं फसल को प्रभावित करती हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्षेत्र को किसी पतली तार से साफ करके नुबान दवा या केरोसिन तेल की 4-5 बूंद रुई में डालकर गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इस प्रकार से गंध के प्रभाव से पिल्लू मर जाते हैं और तने में बने छिद्र धीरे धीरे भर जाते हैं। मिलीबग कीट फल, फूल एवं डंठलों का रस चूसता है, जिससे फल और फूल झड़कर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मई-जून में बगीचे की जुताई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही पेड़ के तने पर पॉलिथीन बांधकर ग्रीस लगा देना चाहिए। यदि कीट पेड़ चढ़ गए हों तो डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। यदि हम कटहल की बागवानी वैज्ञानिक तरीके से हम करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ में अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महरामपुर, जिला बाड़मेर के कृषक लाखन सिंह ने। ये आलू की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लाखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
आज हम आपको आलू में लगने वाले रोग और कीटों का प्रकोप उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। किसान भाई, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आलू में अर्ली ब्लाइट में जनरली देखा जाता है पत्ती के जो बीच पोर्शन होता है जिसमें छोटा छोटा भूरा रंग का धब्बा बनता है जो आगे चल करके धीरे धीरे काला हो जाता है और अंगूठी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। लेड ब्लाइट जो पछेती अंगमारी बोलते हैं, पछेती अंगमारी रोग में जनरली बोला जाता है किनारे से पत्ती जल करके धीरे धीरे वो मिडरीप की तरफ मध्य सिरा की ओर धीरे धीरे होना शुरू होता है। पिछेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा नाम के कवक के कारण फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर दिखाई देता है। जब वातावरण में नमी और बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है, तब इस रोग का प्रकोप पौधे की पत्तियों के किनारे से शुरू होता है और पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं जो बाद में भूरे और काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं और कंद का आकार छोटा रह जाने से उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो इस तरह का लक्षण जब पत्ती में दिखाई पड़े तो निश्चित रूप जान लीजिए कि उसमें पछेती अंगमारी रोग का प्रकोप हुआ है। जनरली हम लोग बोलते हैं 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके रिडोमिल एमजेड का छिड़काव किया जाए, निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बेडाजिम मैंकोजेब 75% WP मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आलू की फसल में रस सूचक कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पत्तियों, कोमल टहनियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल में सिकुड़ने रोग होने लगता है। इस वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता। फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडायोलोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।